दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं निफ्टी के इस चार्ट के साथ। निफ्टी का डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है और डेली चार्ट क्या कह रहा है। डेली चार्ट ये कह रहा है कि कल की एक डोजी कैंडल के सामने एक बढ़िया वाली रेड कैंडल नजर आई। ये आपको बता रही है कि ऊपरी लेवल पर बाजार को सस्टेन करने में आज समस्या उत्पन्न हुई। अब ये समस्या जब उत्पन्न हुई, इसका आकलन हमने कल किया था और हमने कहा था कि बाजार अच्छे खुलेंगे, ओपन अच्छे होंगे, तेजी भी दिखाएंगे, लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे। और आज वैसा ही हुआ और निफ्टी की ये कैंडल जो है, मुझे आगे के जो चार्ट हैं उसको देखने में जिग जैग लग रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है कि बाजार जो है अभी जिग जैग वाली सिचुएशन में तो यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि 18,000 के नीचे बाजार जो है जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उम्मीद हो सकती है, वैसे 18,000 पे ऑप्शंस बड़ी जबरदस्त राइट हो रखी हैं। 18,118 बंद हुआ, हो सकता है कल भी आपको 18,000 टूटता हुआ नजर आ जाए। और काफ़ी अच्छी संभावना है कि आप 17,900 के आसपास, 17,920-30 के आसपास कल भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी संभावना है। ऊपरी लेवल पर अगर हम बात करें तो 18,200 के ऊपर अगर बाजार 18,300 की तरफ बढ़ता है, एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा पहली वीडियो में बोला, HDFC बैंक पर नज़र रखिएगा। एक दूसरे शेयर पर आपको नज़र रखनी है, वो ICICI बैंक, क्योंकि आज ICICI बैंक को भी रोकने की पूरी कोशिश बुल्स ने की है। और हैवी वेट्स जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ जो है आपने बड़ा फोकस करना है। बट मुझे भी लगता है कि जो भी कुछ होगा बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे ही होगा। HDFC बैंक की मैं चर्चा कर चुका हूँ और आज HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक से ही निफ्टी में जो आज फ्लैट भी रहा है वो इन्हीं की वजह से रहा है, नहीं तो काफ़ी डीप जो है माइनस चला गया था अगर HDFC बैंक टूट जाता तो। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो खुद ही बता रही है ना, आपके पोर्टफोलियो की हालत तो एडवांस डिक्लाइन से पता चलेगी। 1235 शेयर घटने वाले, 769 शेयर बढ़ने वाले, पोर्टफोलियो तो गया। और ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो, हमने भी तो यही कहा था बाजार शाम होते 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 दोपहर के बाद जो है वीक हो जाएगा। और यही कह रहा है भाई, घटने वाले शेयर्स कितनी तेजी से बढ़ते रहे और बढ़ने वाले भैया घट गए सारे। और रिजल्ट ही यार इतने ख़राब आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, HCL टेक, ये संभलते हुए नजर आए। TVS के रिजल्ट देखे मैंने, आज TVS के रिजल्ट अच्छे रहे। और इसके अलावा एक्सिस बैंक भाई अच्छे रिजल्ट थे ना, बट मंदड़ियों को पसंद नहीं था भाई, उनको आज गिराना था बाजार। और देखिएगा वॉल्यूम डबल, क्योंकि रिटेलर ने बहुत तेज़ी बना रखी है। आपको रोज़ 4-5 व्हाट्सएप आ जाएंगे भाई, एक्सिस बैंक ICICI बैंक से बहुत अंडर वैल्यूड है, इसी को खरीदो। और मतलब रोज़ आपको आएंगे। तो भाई बड़े प्लेयर कहते हैं ठीक है यार तुम्हारी बात सही है, पर भाई अभी हमें एक बार नीचे लेके जाना है, तुम अपना इंतज़ार करो, तुम्हारे भाव आ जाएंगे, तुम्हारे को हम प्रॉफिट देंगे, चिंता ना करो, बट अभी अभी हमें अपना गेम खेल लेने दो। तो बड़े प्लेयर्स अभी अपना गेम जो है खेल रहे हैं। तो रिजल्ट के अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी शेयर टूटता है, ये आपने आज देख लिया। हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, SBI लाइफ और ग्रासिम ये सब कमज़ोर थे। देखिए क्या सब लोग ना एक्सिस की बात करते हैं, मैं भी मानता हूँ कि भाई ठीक है, आप अगर इसको कंपेरेटिवली एनालिसिस करेंगे ना बाकी बैंकों के साथ जो बड़े बैंक है, तो आपको एक्सिस बैंक एक डिस्काउंट पे नज़र आएगा। लेकिन आपको ना ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ आपको, जो फाइनेंशियल्स में नज़र नहीं आएगी। आप एक्सिस बैंक की ना जो लोन बुक है उसकी जो असेट्स क्वालिटी है ना, वो आप NPA, ग्रोस NPA कुछ डेटा को भूल जाओ एक बार, क्योंकि वो तो देखिएगा वो 90 दिन के नॉर्म्स के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन वैसे जो असेट्स क्वालिटी है आउट ऑफ द बुक्स जाके देखोगे ना, तो एक्सिस बैंक की असेट्स क्वालिटी में वीकनेस है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये अच्छे रिजल्ट के बाद भी नहीं चला। और हालांकि देखिएगा इतना ख़राब नहीं था यार, जो 2.432% नहीं, टूटने लायक नहीं था। लेकिन जो लोग डिफरेंस की बात करते हैं, मैं उनको डिफरेंस बता रहा हूँ कि किस वजह से है, जो वैल्यूशंस का डिफरेंस है। तो बाजार को पता है ये कि एक्सिस बैंक पहले UTI बैंक होता था, और इनके जो पहले अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो UTI बैंक में थे। अभी वो पीरियड बेशक से 15-20 साल का हो गया, लेकिन फिर भी। और आपको ये भी पता है कि जब लॉकडाउन हुआ था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक्सिस बैंक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा उंगलियां उठी थी। तो ये आपको पता है कि एक्सिस बैंक जो है कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो ये अपनी जो लोन ग्रोथ है उसके लिए कुछ एग्रेसिव होके कुछ ऐसे ही लोन्स भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है जो बाद में खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये रीज़न है, मैं जस्ट अपना आउटलुक आपको दे रहा था कि भाई क्यों डिफरेंस रहता है। तो पावर ग्रिड, SBI लाइफ, ग्रासिम, JSW, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक फ्लैट रहा। ये भाई केवल और केवल HDFC बैंक बचा रहा है। और कैंडल आपके सामने भाई, कल की डोजी कैंडल के सामने, कल का हाई
आज हाई भी तोड़ा बाजार ने, सस्टेन नहीं किया। कल का लो था, कल का लो भी तोड़ा और कल के लो के ऊपर बाजार बंद हुआ। ठीक है, एक रिलीफ है बुल्स के लिए कि बाजार अपनी अहम स्पोर्ट पर बंद हुआ है 42,700 पे। अब जो भी कुछ होगा कल बड़ा अच्छा बड़ा होने की उम्मीद है। और मुझे लग रहा है कि देखिएगा, अगर ऑप्शंस के अगर डेटा वगैरह देखें तो कॉल राइटर एग्रेसिव हो गया आज शाम होते होते, और पुट राइटर पुट लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुट राइटर को भाई इतना डर लग रहा है ना, पुट लिख दी किसी भी दिन फंस जाएंगे, बाजार को गैप डाउन मार देंगे। तो पुट राइटर नहीं आ रहे भी, एग्रेसिव नहीं। आज भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आज बाजार फ्लैट है ना, तब भी पुट राइटर्स ने ना भाई पोजीशन अनवाइंड कर ली। तो आप समझ सकते हैं कि पुट राइटर के मन में कितना डर है। तो ये जो डर है, अगर उसके ऑप्शन चेंज को देखें तो मतलब बाजार ये चाह रहा था कि पुट राइटर पुट लिखें फिर उनको फंसाएं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। तो मुझे लगता है कि अगर कल आज की तरह कल भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा फिर सेलिंग आएगी। और कल मुझे थोड़ा सा असमंजस ये है कि कल शायद आज की तरह ओपनिंग अच्छी ना मिले और ओपनिंग फ्लैट मिलेगी, और फ्लैट मिलते के साथ ना टूट जाए, इस बात का जो है डर मुझे ज़्यादा है। और वो टूटने लग गया और 200 250 300 पॉइंट टूट गया तो फिर वहाँ पे 42 300 42 400 के आसपास ट्रेड होता रहेगा। और शाम होते होते आपको हो सकता है कि जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई 42,000 भी टूट जाए, और मोस्ट प्रोबेबली 41,800 के आसपास की जो सपोर्ट है वहाँ तक भी बाजार टेस्टिंग के लिए आ जाए, और 41,800 और 42,000 के बीच में भी क्लोज हो जाए तो कोई मुझे गुरेज नहीं होगा। बट मेरी नज़र केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स पे है। बैंकिंग स्टॉक्स ही मेक और ब्रेक करने वाले हैं। बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत दम दिखा दिया है, रिजल्ट के बावजूद भी बड़े प्लेयर्स जो है उनको तोड़ने के लिए आतुर हैं, लेकिन एक जो शक्ति है HNI वाली और जो DIIs वो तोड़ने नहीं दे रही है बाजार को। लेकिन कल FIIs के पास कुछ है नहीं, क्योंकि भाई 50,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग जो है ऑप्शंस में करी है। अब या तो उन्होंने खरीदी कॉल है तो फिर वो भैया बैठ जाएंगे तेजी में और सारे तीनों मिलकर तेजी कर देंगे। चांसेस देखिएगा मुझे 10% लग रहे हैं, 90% मुझे लग रहा है कल भाई लड़ाई होगी और FIIs कल फेंकेंगे अपना माल। भाई कल वो बेचने के लिए उनकी मजबूरी है, और उनको सबसे बढ़िया बात क्या कि इतने बढ़िया सेटअप बना लिया है कि भाई उनका माल अच्छे भाव में बिक रहा है। और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि FIIs भाई सस्ते रेट पे माल नहीं बेच रहे, वो कहते हैं बाजार को ऊपर लाओ फिर बेचेंगे। तो बाजार जब भी नीचे जाता है वो सेलिंग बंद कर देते हैं, बाजार ऊपर आना शुरू होता है फिर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। HDFC बैंक 132 पॉइंट, अगर ये 132 पॉइंट नहीं होता ना तो आप सारे बैंक देखो क्या इन्होंने कोहरा मचा रखा था। लेकिन HDFC बैंक है ना, मैं खड़ा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है जी। और HDFC बैंक के साथ HDFC लिमिटेड भी चलेगा, क्योंकि मर्जर है, मर्जर रेशो के हिसाब से काम होगा। तो HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक की देखिएगा, मंदड़ी को कोई चिंता नहीं है, मंदड़ी का भी फेंक देंगे, इंडसइंड को वेट भी ज़्यादा है नहीं। और ये देखो ना, कोटक महिंद्रा का अच्छा रिजल्ट 4.16 मिलियन का वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम के साथ था। अब देखिएगा HDFC बैंक ना डबल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, डबल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे ना एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल लग रहा है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो हायर प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ जाती है। तो हायर प्राइस पे जनरली जो सप्लाई का जो रूल है वो यही कहता है कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने शुरू होते हैं तो प्रोड्यूसर की तरफ से जो है माल जो है सप्लाई होने के लिए आने लगता है। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई के जो गोल्डन रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो HDFC बैंक के जैसे ही हायर प्राइस आ रहे हैं सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन बुल्स ना पूरी ताकत दिखा रहे हैं, भाई डिलीवरी लेके जा रहे हैं 70% से ऊपर। HDFC बैंक में भी और ICICI बैंक में भी 70% से ऊपर की डिलीवरी थी। तो इसका मतलब है कि जो बुल्स हैं वो पूरी कोशिश जो है कल भी करेंगे रोकने की। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल वॉल्यूम्स अगर मान लीजिएगा बाजार टूटने लगे और HDFC बैंक ICICI बैंक के वॉल्यूम भी बढ़ने लगे और वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो जाए, फिर श्योर है कि कल बड़ा गेम होगा फिर। और 24 जनवरी को आज 760 करोड़ की सेलिंग की, FIIs ने कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं कर रहे। और कल अगर FIIs की जो सेलिंग का फिगर है वो फिर ये नहीं होगा 760 वाट से काम नहीं चलेगा। कल अगर बाजार में मंदी होनी है तो कल FIIs को कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि DIIs भी कमर कस के बैठे हुए हैं। पर कल होगा भाई वोलेटाइल डे, ये पक्का, दोनों साइड होंगे।
ठीक है जी। अगर ये तीनों ही मिल गए तो बात अलग है, DIZ, FIZ, HNI। नहीं तो अभी तक जो लड़ाई चल रही है, कल FIZ को कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ का माल फेंकना पड़ेगा बाजार में, तभी तोड़ पाओगे बाजार को। क्योंकि जो आपने अपनी ऑप्शंस खरीद रखी हैं यार, 85,000 करोड़ की इंडेक्स की ऑप्शंस खरीद के बैठे हैं भाई, ये 85,000 करोड़ की। और भाई 50,000 करोड़ की तो इन्होंने पिछले 5 दिनों में खरीद ली है। 4 दिन की फिगर तो आपके सामने ही है, 4 दिन की फिगर ही 50,000 हो रही है। ठीक है जी। 28 और 10 38 से 44, 45,000 करोड़ के आसपास की 4 दिन की फिगर है ऑप्शंस की। अब ऑप्शंस खरीद के या तो भाई बाजार को बहुत ऊपर ले जाना है, ऊपर लेके जाओगे तो सब प्रॉफिट बुक करने आ जाएंगे। तो जिस तरीके से मूड माहौल है बाजार में, तो यार सब लोग बेचने आ जाएंगे, तो उसके चांसेस कम लगते हैं। अब है क्या, फंसा हुआ है बायर, फंसा हुआ है बायर। और बाकी शेयर्स के प्राइस एक्शन भी देखो, जो महीने के शुरू में थे वहाँ यहाँ पे। तो मोस्टली जो FNO के शेयर्स है उसमें बायर ट्रैप हो रखा है, और बायर ट्रैप हो रखा है। ये ऑप्शंस खरीद के बैठे हैं, बस फेंकना है। क्योंकि जो FNO के शेयर्स हैं उसमें से केवल 10 भी छोड़ो, 6 शेयर्स हैं कुल टोटल गिनती में जिन्होंने इंडेक्स को मैनेज कर रखा है। 2-3 तो मैंने ही आपको बता दी, मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। इवन बजाज फाइनेंस तक को तोड़ दिया शुरू के प्राइस, और अब तक देखो आप स्टॉक फ्यूचर्स के इन्होंने अपने सौदे भी भाई काट लिए। तो स्टॉक्स के इंडेक्स की मंदी काट रखी है इन्होंने, ऑप्शंस के साथ खेल रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा तेजी होती है, ये तेजी भी खेल सकते हैं, क्योंकि इनके पास कॉल ऑप्शंस भी होंगे, पुट ऑप्शन भी, क्योंकि एक के बदले 2 कर लेते हैं। ये 1 रुपये की जगह 3 रुपये कमाएंगे, तो 1 रुपये का लॉस किसी भी एक चीज़ में दे सकते हैं, ये कॉल में भी पुट में भी। बट इन्होंने, मुझे लगता है पुट में क्योंकि पैसे ज़्यादा बनते हैं, एकदम पैनिक आता है ना भाई, तेज़ी से रेट बनते हैं। जब बाजार टूटता है ना तो पुट के अंदर पैसे, पुट वाला जो बायर होता है ज़्यादातर लॉस करता है, लेकिन पुट वाला जब भी पैसे बनाता है ना तो मोटे वाले पैसे बनाता है। और स्पोर्ट इंडेक्स देखो, पुट कॉल रेशो आपको इंडिकेट करी भाई कोई पुट बेचने के लिए तैयार नहीं, कितना डरे हुए हैं आप, ये समझ सकते हो। ऑप्शंस बैंक निफ्टी में भी नहीं बेच रहे, और यही बात है कि जो बाजार ऊपर से नीचे जो टिक ही नहीं रहा ऊपर से, तो कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन पुट बिकी हुई है, आज अनवाइंड भी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भाई मंदी में नहीं है, अब बढ़िया अब चल रहा है। डाउ जोन्स ने शायद जो पीछे वोलेटाइल रहा ना 3-4 महीने में, अपनी ज़्यादातर मंदी के जो बेस बना के ना ऊपर की तरफ आ रहा है। और बाजार मुझे लग रहा है डाउ जोन्स ना 33-34 के बीच रहेगा। और आपको बताऊं, ज़्यादातर पूरे अमेरिका की बात होती रही, अरे इनके रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे। डाउ जोन्स तो टूट लिया ऊपर से, नैस्डैक भी टूट लिया, S&P 500 भी टूट लिया, लेकिन रिजल्ट हमारे खराब आ रहे हैं। हमारे बैंकिंग को छोड़ो तो बाकी सब में खराब है। आज साउथ इंडियन बैंक के खराब रिजल्ट आया भाई, 7% 2 मिनट में उतार दिया। RBL बैंक का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन RBL बैंक का देखिए कि भाव कहाँ 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 166-64 के आसपास काम कर रहा था। तो बड़े प्लेयर ना बड़े स्मार्टली ऊपर से माल बेच रहा है, आपको दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके सामने तो HDFC लेके खड़ा कर रखा है, इंडेक्स खड़ा कर रखा है, और वो बैंकों में भी बेच रहे हैं। और आज आपने एक्सिस में भी देख लिया, तो इंडेक्स के अंदर से HDFC ही कमाल कर रहा है, बस उसी को रोका हुआ है। ब्रांड गुड बेटी $7 पर आ गया। और ऑप्शन चेन में देखो ना, आज ऑप्शन चेन में निफ्टी की तो मजबूत है, निफ्टी में मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक है। कॉल राइटिंग चार्ज जबरदस्त हुई है, 18,100, 18,150, 18,200, 18,250, 18,300, 18,350, 18,400। भाई यहाँ पर क्या कॉल राइटर है, कॉल राइटर खड़े हुए हैं भाई साहब पूरा निफ्टी। और निफ्टी से ना थोड़ा ज़्यादा इंडिकेशन मिलता है पूरे बाजार का, फिर बैंक निफ्टी से सब्सिडरी है, मुझे लगता है कि निफ्टी से ज़्यादा अच्छा आइडिया रहता है। कभी भी एक्सपायरी वाले दिन का तो हमेशा उसी से देखो। और 18,000 के आसपास बड़ी वाली स्पोर्ट है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 27,000 आज ऐड हुए हैं। लेकिन 18,100 पे देखिए, जब एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, एब्सोल्यूट नंबर होता है ना, उस पर हमेशा स्ट्राइक थोड़ी सी ज़्यादा होती है, चाहे तेजी की हो या मंदी की, क्योंकि भाई 18,000 स्पोर्ट का काम कर रहा है, तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। अब रेजिस्टेंस का काम कहाँ हो रहा है? 18,100 पे, यहाँ पर भी 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 18,100 की जो है पुट भी देखो कितनी है, 2 लाख, बराबर की लड़ाई है, लेकिन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में ज़्यादा राइट हो रखे हैं। फिर चलते हैं 18,200 पे, 18,200 के ऊपर 2,66,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अब 18,200 का कोरस्पोंडिंग नंबर आता है 17,900 पुट साइड में, तो 17,900 में आप जाएंगे तो 1,48,000 जा रही है, तो 2,66,000 के सामने 1,48,000 और राइटिंग हुई है 32,000 की, तो यहां पर भी मंदड़ी है, हावी है। फिर बात करते हैं 18,300 पे, तो 18,300 का कोरस्पोंडिंग नंबर आता है 17,800 पुट में, तो पुट है 1,21,000 और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई, जबकि कॉल साइड में 47,000 ऐड हो गई, जो कि 2,21,000 है।
इसी तरीके से 18,400 पे देखिएगा 35,000 की कॉल लिखी गई, 1,60,000, और उसकी अगर नीचे की साइड जाओगे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पुट आती है 17,700, तो 17,700 की पुट में अनवाइंडिंग होगी। तो ये डेटा क्या बता रहे हैं भाई, मंदी करने वाले एग्रेसिव है। मंदी भी क्या, वो कह रहे कि ऊपर नहीं जाने देंगे हम बाजार को रोकने वाले हम कह सकते हैं, मंदी करने की बजाय रोकने वाले एग्रेसिव है कि हम बाजार को ऊपर नहीं चढ़ देंगे, ऊपर अगर तुम चढ़ाओगे हम धकेल देंगे। बट ये ध्यान रखना कि ये डेटा ना दिन में बदलता रहता है, तो हर 15-20 मिनट बाद एक्सपायरी वाले दिन इस पर नजर रहनी चाहिए, या एक स्क्रीन इसी के नाम कर दो भाई, ऑप्शन चेन के डेटा को देखते रहो, क्योंकि जैसे ही कहीं पर भी मूवमेंट होती है तो एक बहुत बड़ी तेजी से ये ऑप्शन चेन के डेटा अनवाइंड हो जाते हैं। बट अभी तक जो फिलहाल स्थिति है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिएगा 18,100 में भी पुट अनवाइंड हुई है, बाकी जो इन द मनी पुट है उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अब देखिए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहाँ पे भाई, बैंक निफ्टी आज 43,000 गया था और 43,000 से फिर सारा स्लिप होके आ गया, यही हमने कल आखिर भी यही किया था। अब देखो 43,000 के ऊपर 25,000 कॉन्टैक्ट है, 42,900 पे 50,000 कॉन्टैक्ट आज जो ऐड हुए हैं, और 42,800 पे 50,000 कॉन्टैक्ट है, और 42,700 पे है 41,000। तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 5,4 9 5 14 और 2 16, 1,70,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में ऐड हुए। अब पुट साइड में देखो 11,000, 18,000, 22,000, 6,000 और बस 4 ही तो कॉन्ट्रैक्ट थे, तो 11, 18 जो है 29 और 20, 29 और 20 49 और 2 51 और 6 57, यहाँ खाली 57,000 ही है। तो पुट साइड में भाई हिम्मत नहीं दिखा रहे पुट राइटर कि भाई हम बाजार को रोक लेंगे, भाई नहीं दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो इन द मनी थी जो 43,000, 42,900, 42,800, वो तो भाई डर के भाग ही गए, अपनी भाई अनवाइंड कर ली। तो ये डेटा भी आपको क्या कह रहा है, ये डेटा भी आज ये कह रहा है कि जब ऊपरी लेवल पर बाजार सस्टेन नहीं हुए तो तेजी करने वाले बैकफुट पर आ गए, और बाजार को रोकने के लिए भी 43,000 का कॉल राइटर बिल्कुल एग्रेसिवली खड़ा हुआ है, 43,100 भी पीछे नहीं है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन चेन के डेटा ये कह रहे हैं, और ऑप्शन चेन के डेटा एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार को किसी भी हाल में 43,000 43,100 के आसपास आते के साथ बेचना शुरू कर देना है, ये ऑप्शंस के डेटा कह रहे हैं। और वहीं पर जो स्पोर्ट थोड़ी सी नज़र आ रही है वो आ रही है 42,500 पर, और 42,500 अगर कल टूटती है तो ये सारे जो पुट राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और उस परिस्थिति में 42,200 42,300 आपको दिन के समय ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि जब बाजार क्लोज हो तो क्लोजिंग के समय पर 42,000 भी टूटता हुआ आपको नजर आए, और उस परिस्थिति में बाजार 41,800 41,700 की तरफ भी लीड कर सकता है। बड़ी मूवमेंट के लिए भी आपको कल तैयार रहना है, क्योंकि कल हम मंथली एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मुझे इतनी बड़ी की जो संभावना है वो 50-50 है कि बड़ा मूव जो है 41,800 हो जाए, बट मुझे लगता है कि 42,200 42,300 नीचे की तरफ प्रैक्टिकली पॉसिबल हमें लग रहा है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप खड़े हो 42,700 42,800 पे और शाम को बाजार बंद हो रहे हैं, तो यार ऐसी कौन सी आफत आ रही है पुट राइटर्स के लिए कि तुम यार भग जाओ। तो देखो वो 42,200 वाला भी भग गया, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा भाई पता नहीं भाई मैं 15 रुपये के चक्कर में क्यों रात का रिस्क लेके जाऊँ, 15 रुपये ऑप्शन का प्रीमियम वो कवर करके चला गया। भाई टेंशन खत्म करो, आज के 18 रुपये बन गए तो 15 रुपये कल नहीं कमाने में, कल की कल देखेंगे। तो यहाँ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए, और 3244 ये भी अनवाइंड हो गए, 42,000 वाला अनवाइंड हो गया। अब 41,900 भाई कितना डर गए यार पुट राइटर। तो ये ध्यान रखना, ये पुट राइटर तभी डरते हैं जब उनको लग रहा है बाजार नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा कम जिगर दिखाया है, लेकिन कॉल राइटर आज जिगर दिखा रहा है। लेकिन भाई ये परिस्थिति कभी भी बदल जाती है, जो आज जिगर दिखा रहा है ना कल वो बिगी बिल्ली भी बन जाता है। तो इस बात की भी संभावना रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। बट आज तक का जो ये अभी जो एनालिसिस है बस इसमें केवल इतना ही। भाई कोशिश किया मैंने कि आपको ऑप्शन चेन के डेटा को सही तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करूं, बट अब जो परिस्थिति है वो तो कल देखने के लिए मिलेगी। और कंपनीज़ के रिजल्ट से रिलेटेड एक वीडियो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो आज कुछ मेन जो रिजल्ट्स हैं 4-5 यानी कि जो स्टॉक की न्यूज़ है उन पर एक चर्चा भी करते हैं इस वीडियो के बाद। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।